चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। देखो जो मेथड लिखाया गया था वैसे जनरली पूछा नहीं गया, पूछेगा भी तब भी कर नहीं पाओगे तुम लोग, इतना बड़ा कौन जाएगा करने। लेकिन कौन सा सिंप्लेक्स कौन सा नहीं आ रहा था? अरे ये वाला, उससे खाली टेबल बना रहे थे। अभी तो हम क्वेश्चन कराए ही नहीं है सिंप्लेक्स मेथड पे। अभी हम क्वेश्चन ही नहीं कराए हैं सिंप्लेक्स मेथड से, अब जा रहे हैं कराने, बेवकूफ। चलो रिकॉर्ड हो रहा है, क्वेश्चन लिखो। पहले बता दे रहे हैं, दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। ये मेथड जो बताने जा रहे हैं इससे आप लोग प्रीफर करेंगे, बुक में भी यही मेथड दिया है, ये मेथड इजी होता है। और जो लिखवाए हैं उसमें आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो, लेकिन ये मेथड डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा टेबल हम सोच रहे हैं, हम इतना प्रॉब्लम कहाँ बनाएंगे, टेबल छोटा ना पड़ जाए। चलो सोल्यूशन। अरे भाई इतना सोल्यूशन सॉल्व करते करते सोल्यूशन नहीं माइंड में आ रहा है। क्वेश्चन दिन भर सोल्यूशन ही सॉल्व करते हैं ना। लिखो सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, solve the following LPP by simplex method। नहीं, दूसरा क्वेश्चन उसको वाला तुम लोग करना ना, अभी ऐसे बताएंगे। कुछ है नहीं, टेबल बना लिए तुम लोग। अब ये क्वेश्चन कराने के बाद समझ में आएगा, फिर तुम लोग को करना है, तुम लोग को ही, ठीक है। उसके लिए जगह छोड़ दो, अगर 1-2 पे छोड़ दो, हाँ ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइज सो नहीं, z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। पहले समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स दिया है x1 प्लस x2 लेस देन 4 और x1 माइनस x2 लेस देन 2 एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड में जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मिनिमाइजेशन नहीं मैक्सिमाइजेशन सॉल्व करेंगे। कौन सा प्रॉब्लम? मैक्सिमाइजेशन का। अगर मिनिमाइजेशन गलती से दिया रहे तो उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है। उस पर भी एक क्वेश्चन कराएंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड ये कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो इक्वालिटी है लेस, क्योंकि अभी पहले ही पढ़ाए थे, जब देखना ध्यान से। अब सबसे पहले जब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स क्या है, लेस इक्वल टू है, तो उनको इक्वल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन कॉन्स्टेंट्स है उसको हम लोग इक्वेशन में, मतलब इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 स्लैग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ जो 2 स्लैग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग चाहे s1 s2 मान लो या x3 x4 हम मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि x1 x2 तो दिया है, अब 2 स्लैग वेरिएबल चाहिए, हम x3 x4 मान ले, चाहे s1 s2। समझ में आया कैसे लिखे थे आप? तो लिखो फर्स्टली, लिख ही दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं, लिख लो तो फिर सॉल्यूशन में लिखना आप लोग। सॉल्यूशन बोले, firstly we convert inequalities
inequality constants, firstly we convert inequality constant into equation okay, by introducing non-negative slack variable, x3 and x4 गया। आप लोग S1 S2 भी यूज कर सकते हैं, कोई फ्री है S1 S2 स्लैग वेरिएबल, बट हमें यहाँ x3 x4 लेके चलना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इतना हो गया, अब लिखना देन द गिवन LPP कैन बी रिटन एज, then the given LPP can be written as maximum z 3x1 plus 2x2 plus 0 into x3 plus 0 into x4 and subjected to constant x1 plus x2 plus x3 प्लस 0 इंटू x4 इक्वल टू 4, ठीक है। x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4 इक्वल टू 2, क्योंकि x3 किसमें हम लोग को इसमें ऐड करना है, तो इसके साथ जो x4 आएगा वो क्या आएगा, 0 के साथ आएगा। खाली हमको x3 ऐड करना है ना, तो 0 इंटू इसमें x4 लिखें, क्योंकि हमें ये इक्वल टू है तो इसमें हमको x3 ऐड करना है ना x4, इसीलिए हम क्या लिए कोफिशिएंट 0 के साथ। अब इसमें कौन सा ऐड करना है, x4 स्लैग वेरिएबल, तो इसीलिए 0 के साथ x3 ले लिए, ठीक है, क्योंकि सब में x1 x2 x3 x4 वेरिएबल्स आने चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है। कौन सा है थर्ड वाला, 0 डॉट ही है ना ये तुम अरे भाई हाँ समझ गए, चल कल भी तो ये किया जा रहा था ना। अब देखना ध्यान से, फिर हम लोग अपने कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। ये इक्वेशन थोड़ी है, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कांस्टेंट से इक्वेशन होते हैं। 2 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं, तो कितने वेरिएबल को पुट करना पड़ेगा, 0, 4 माइनस 2, 2 वेरिएबल को पुट करना पड़ेगा 0। और बेसिक सोल्यूशन के लिए कैसे निकालते थे, ठीक है। तो फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिखो, फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वी पुट अब 2 वेरिएबल 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x3 x4 अलग से स्लैग वेरिएबल है, तो उसको ना लेके हम लोग क्या मान करेंगे, x1 0 और, ठीक है, यही 2 वेरिएबल को 0 पुट कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? वी पुट x1 एंड x2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? जब इसमें x1 x2 0 पुट करोगे देन तो क्या मिलेगा, देन x3 इक्वल टू 4 एंड, ठीक है। ये हमको इन दोनों को पुट किए तो एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, पहले कैसे निकालते थे, कल क्वेश्चन कराए थे, बेसिक सोल्यूशन निकाले थे, 4 मिला था, जिसपे मैक्सिमम वैल्यू मिली थी वही क्या हुआ था, ऑप्टिमल। अब इसको सिंप्लेक्स मेथड से कैसे हम लोग देखेंगे कि ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल है कि नहीं। अब हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, चलो डरना मत सब लोग, मिटाएं। चलो तुम लोग को कह रहे हैं डरना मत, हमको डर लग रहा, पता नहीं क्यों।
जिस चीज़ से डरते हैं वही चीज़ फेस करना पड़ता है। मुझे कैलकुलेशन वालेशन बहुत बकवास लगता है। अब तुम ही लोग से कराएंगे, टेंशन ना लो। वहाँ लिख के आ जाना क्वेश्चन में, हमको कैलकुलेशन अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा चलो, अब हम लोग टेबल बनाने जा रहे हैं। नाउ फॉर ऑप्टिमल टेस्ट, मतलब समझ रहे हो कि कौन सा जो बेसिक सोल्यूशन मिला वो ऑप्टिमल है कि नहीं, उसी के लिए टेस्ट करने के लिए कि जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, तो हम लोग टेबल से अब टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो क्या हुआ जी कि हंस रही हो। नाउ वी कंसीडर, लिखो नाउ वी कंसीडर, क्या हो गया तुमको, कहाँ तुम्हारा ध्यान है? किसको? नाउ वी कंसीडर, नाउ वी कंस्ट्रक्ट सिंप्लेक्स टेबल। नाउ वी कंस्ट्रक्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो ऐसे 4 कॉलम बनाइएगा, बता रहे हैं। ये देखो अभी तो स्टार्टिंग में बता रहे हैं हम आप लोग को, ये चीज़ धीरे धीरे ना, अभी 3-3 कॉलम बनेंगे क्वेश्चन में, लेकिन जब तुम लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे तो तीनों कॉलम को एक में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखो पहला जो कॉलम है, ऐसे पहला जो कॉलम है दिस और ये, समझ में आया? कुछ लिखे ही नहीं है अभी। चलो अच्छा बना। देखना इसमें जो होता है बेसिक वेरिएबल, क्या होता है? बेसिक वेरिएबल। और यहाँ होगा CB और यहाँ लिखेंगे XB। CB क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहले लिख देते बताते हैं अभी। और यहाँ मीन रेशियो लेंगे, मीन रेशियो ये होता है XB अपान XJ। जे ये बताते हैं क्या होता है। ठीक है, XB अपान XJ। और यहाँ क्या होगा? CJ। ठीक है, चलो अब इतना हम लोग काम करते हैं। देखो सबसे पहले जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन माने थे हम लोग, इनिशियली गेस किए थे कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 लिए थे। और अभी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जब पिछले पढ़ाए थे पीछे में, तो जो नॉन जीरो होते हैं वही बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। याद करो तुम लोग, जो वैल्यू जैसे ऐसे देखो, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू क्या है 4 और x4 इक्वल टू 2। इसमें ये दोनों, ये तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा, बट बेसिक वेरिएबल कौन सा होंगे? जो दोनों जो जीरो होते हैं वो बेसिक वेरिएबल नहीं होते, जो नॉन जीरो वाले होते हैं वही क्या होते हैं? बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ कौन कौन से बेसिक वेरिएबल होंगे? x3 और, ठीक है समझ में आया? अगर यहाँ दोनों ये नॉन जीरो होते और ये दोनों जीरो होते, ठीक है, या चारों नॉन जीरो होते तो चारों बेसिक वेरिएबल बन जाते। अब CB क्या है? CB है कि बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट, C फॉर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 का कोफिशिएंट क्या है? देखो भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z में, ठीक है, 0 0। और XB क्या है? वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। XB क्या है? वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो x3 की वैल्यू क्या है? और ठीक है, अब यहाँ CJ क्या होता है कि CJ होता है कि जो वेरिएबल्स हैं, जो कोफिशिएंट है, मतलब जो वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो पहला कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का? 3।
अरे ये C1 बताएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ये सेकंड कॉफिशिएंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। और यहाँ के क्या लेंगे x1, दैट मीन फर्स्ट कॉलम, x2 और x3, ठीक है। अब देखो x1 का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ नीचे, और कौन सा, हाँ कांस्टेंट की, ठीक है, कॉलम से लिख रहे हैं ना, कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे तो कॉलम से लिख रहे हैं। ये क्या होगा जी, 1 0, ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। CB क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट। XB क्या है, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू। CJ क्या होगा, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फर्स्ट कोफिशिएंट C1, ये क्या है C2 है, ये C3 है, C4 है, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग x1 x2 x3 x4 भी फाइंड कर लिए। अब इसका नाम देते हैं बीटा 1। देखो ये यूनिट मैट्रिक्स बन रहा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जिसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट 1 0 टाइप का होगा इसे बोलेंगे बीटा 1, और ये बीटा 2। इन दोनों को अगर जो देखा जाए तो ऐसे हैं, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या बेसिक मैट्रिक्स बोलते हैं, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बताएंगे हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो अब फिर ये सब समझना है धीरे धीरे, एक एक चीज। अच्छा देखो तुम लोग ध्यान से, z बराबर क्या था जी, 3x1 प्लस x1 x3 है। ये देखो x, इसका देखो ये x1 बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कैसे लेके चले थे, नीचे लेके क्या, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0। जब ये 0 तो क्या होगा, दैट मीन्स 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और ये 0 0 क्या है, CB, अरे CB क्या, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये क्या है, XB, यही तो बेसिक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे Z इक्वल टू CB इंटू XB, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा कि CB इंटू XB, मतलब देखना ध्यान से, CB क्या है यहाँ पे 0 0, और ये क्या होगा 4 2, ऐड करोगे तो कुछ करना नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसका करके फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं, 4 इंटू 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक इसको ऐसे देखें ना, 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, ये क्या हो गया 0, कोई दिक्कत? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल्टा J, यहाँ से डेल्टा J ऐसे देखा जाए, ये बताएगा इधर से डेल्टा J क्या होगा, ठीक है। पहले इतना बनाओ, टेबल ऐसे बनाओ, यहाँ रहने दो, ये लिख देना, हाँ यही रहेगा, क्या दिक्कत है क्या तुमको, यहाँ रह रहा तो यही रहेगा, मतलब ये डेल्टा J, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 वैल्यू निकालना, अभी बताएंगे डेल्टा J कैसे डिफाइंड होता है, यही तो मेन है। जो जगह है वैसे उसको अभी भरना है, अभी इसीलिए कह रहे थे गेम थ्योरी और एलपीपी पढ़ लो अच्छे से, कॉन्वेक्स सेट है।
कल क्लासेस चलेंगे मैम? कब जा रहे हैं? कल हम सुबह में रहेंगे ही नहीं, मेरा पेपर है गेट का, कल क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं मैम। फिर कब आएंगे? चलो 2 दिन तुम लोग को मिल जाएगा आराम से पढ़ना टेस्ट का। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स का ही होगा जितना पढ़ाए हैं। हो गया जी? ये डेल्टा जे इधर लिख लेना ताकि पता चले डेल्टा जे ऐसे। कौन सा? ये साइड में खाली बताने के लिए, तुम लोग को समझाने के लिए कैसे आए, ठीक है। अभी देखो पहला क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में समझा जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन बताएंगे, ये कराएंगे, तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। हम लोग डायरेक्ट टेबल से ही अपने आप कर लिया जाएगा, ठीक है। पहले सिखा रहे हैं करना क्या क्या है, वैल्यू कैसे रखना है, ठीक है। हो गया? ये फॉर्मूला है, लिख लेना। जेड इक्वल टू सी बी इंटू एक्स बी। सी बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक्स बी क्या है? वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जे निकालने, क्योंकि हमको डेल्टा जे निकालना है ना, तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। ऐसे देखो, डेल्टा जे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सी बी एक्स जे माइनस सी जे, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो डेल्टा वन की वैल्यू क्या होगी? सी बी एक्स वन माइनस सी वन। देखो सी बी, अब देखो तुमको जैसे इसका ये डेल्टा वन होगा, ये डेल्टा टू होगा, ये डेल्टा थ्री होगा, ये डेल्टा फोर होगा। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या होगी? सी बी इंटू एक्स वन, तो क्या होगा? 0 इंटू वन प्लस, अरे भाई सी बी देखो क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा? 0 और 0 और ये क्या होगा? 1। एक्स वन की वैल्यू यही होगा ना, माइनस सी वन की वैल्यू क्या है? 3। कोई दिक्कत? तो ऐसे देखना, इतना करने की जरूरत नहीं। पहले क्या करना? 1 का मल्टीप्लाई करना 0 में। 1 इंटू 0 क्या हो गया? 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 माइनस, तो ऐसे लिखना 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 3। तो यहाँ क्या आया? ये -3 आ गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या है यहाँ पे? -3 यहाँ से भी देख सकते हैं। ये डेल्टा वन की वैल्यू आया, डेल्टा वन, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 -3। अब देखो, अब डेल्टा टू वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, 0 0, फिर माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है। अब 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0। ये जो बीटा वन बीटा टू है उसका डेल्टा हमेशा 0 आएगा, चाहे कैलकुलेट करो चाहे ना। ऐसा जब भी आएगा यूनिट मैट्रिक्स देखना 1 0 0 1 टाइप, उसका डायरेक्ट डेल्टा जे हमेशा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि मोस्ट निगेटिव डेल्टा जे कौन सा है। मोस्ट निगेटिव, सबसे पहले ये देखेंगे कि अब सॉल्यूशन में अगर ये डेल्टा जे की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। यहाँ निगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम अपने सॉल्यूशन को जो माने थे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे इसको यहाँ से निगेटिव हटाने के लिए, क्योंकि कभी भी डेल्टा जे की वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए। मिटाते ये लिख लो, देखो फिर लिखाते हैं।
लिखना सिंस यहाँ क्या होगा, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है जी, लेस देन 0 है, निगेटिव है ना, डेल्टा 1 निगेटिव, डेल्टा 2 निगेटिव और डेल्टा 3 0 और डेल्टा 4 की वैल्यू क्या है 0। सिंस डेल्टा 1 डेल्टा 2 निगेटिव, देयरफॉर जो गिवन जो हम लोग मान कर चले थे फिजिबल सोल्यूशन वो ऑप्टिमल नहीं होगा। वो ऑप्टिमल तभी होगा जब ये कैसे हो, नॉन जीरो हो, मतलब सॉरी नॉन निगेटिव हो। क्या हो, नॉन निगेटिव। तो ये लिखो सिंस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 0, ठीक है। डेल्टा 1 लेस देन 0, डेल्टा 2 लेस देन 0, डेल्टा 3 इक्वल टू 0, डेल्टा 4 इक्वल टू 0। तो लिखना देयरफॉर द एबव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, इज नॉट ऑप्टिमल। देखो एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। एबव फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। हिंदी में लिखवा दे क्या बोल के, तो समझना है तो किसी में भी लिख सकते हैं। देखो कभी भी जब भी सिंपलेक्स टेबल बनाना है तो डेल्टा जे की वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए। निगेटिव आएगा तो हम आगे अब क्या करेंगे, देखो निगेटिव आया दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि जो इनिशियल गेस माने थे उसमें कुछ इम्प्रूव करेंगे। मतलब कुछ ऐसा इम्प्रूव करेंगे कि इसमें से कुछ वेक्टर्स निकालेंगे, कुछ उसके जगह पे लाएंगे, ठीक है। कुछ इसमें से निकालना पड़ेगा, कुछ डालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला जाए, कौन सा वेक्टर निकाला जाए, कौन सा ऐड किया जाए, उसके थ्रू हम लोग नया प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया। चलो तो जो बेसिक सोल्यूशन है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें से जो यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, बीटा 1 बीटा 2। तो इसमें से जो यूनिट मैट्रिक्स है उसका एक कॉलम हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे और उसके जगह दूसरा कॉलम लाएंगे। तो एक कॉलम हटाने के लिए हमेशा ही करना, अभी याद हो जाएगा प्रोसेस। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जब कराएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें में से एक बीटा 1 को कॉलम को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा लाना पड़ेगा। और कौन सा हटाना पड़ेगा कौन सा लाना पड़ेगा ये टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट क्या है बताते हैं। नीचे वाला मिटा दें। समझ में आया? बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले बता। और ध्यान नहीं, कुछ है नहीं, अभी जब एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मोस्ट निगेटिव डेल्टा ढूंढेंगे। क्यों क्यों मैथ ही तो है ये। चलो इसमें से मोस्ट निगेटिव डेल्टा ढूंढेंगे। कौन सा मोस्ट निगेटिव डेल्टा? अब इसको ऐसे सर्किल कर दो। ये मोस्ट निगेटिव डेल्टा यही हुआ ना। तो मोस्ट निगेटिव डेल्टा कौन से कॉलम में आ रहा? पहला कॉलम। तो इसीलिए ये जो पहला कॉलम होगा वो होगा इनकमिंग वेक्टर। क्या होगा? इसी को बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे मिनिमम रेशियो। तो ये जो एक्स बी अपन एक्स जे, एक्स बी क्या है? वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। एक्स जे क्या होगा? जो इनकमिंग वेक्टर होगा वहां एक्स जे लिया जाएगा, ठीक है। अब हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ एक्स बी क्या था जी? 4 अपन क्या करेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा? और यहाँ क्या करेंगे 2 अपन x1 यहाँ इनकमिंग वेक्टर x1 है ना, तो क्या करेंगे 4/1। अगर x2 होता तो 4 ये वाला लेते हैं, लेकिन इनकमिंग वेक्टर क्या हो? x1 कॉलम है, इसीलिए 4/1 ऐसे लिख लेना। एक्स जे के कुछ भी x के लिख देना, क्योंकि जे ऑलरेडी यूज हुआ है। तो x के इक्वल टू x1। क्यों? ये इनकमिंग वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर। पहली बात, जो भी इनकमिंग वेक्टर का रेशियो निकालेंगे ना, ये कभी ना तो निगेटिव होना चाहिए ना तो जीरो। अगर निगेटिव रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, जीरो रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। जैसे देखो, अगर ये वाला इनकमिंग वेक्टर हो जाता तो इस केस में 2/-1 रेशियो होता, तो ये रेशियो नहीं लेते,
वही लेंगे, ये हमेशा कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो और जीरो भी नहीं हो, ठीक है। कुछ नहीं, उसको कंसीडर नहीं करते, तब यही अपने आप मीन रेशियो हो जाता, क्योंकि मिनिमम देखना है तो एक के लिए चॉइसेस खत्म हो जाती, तो दूसरा अपने आप वही मिनिमम हो जाता। तो यहाँ देखो 2/1 2, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, 2 है। अब जब 2 मिनिमम है तो अब इधर से चलेंगे, देखेंगे दोनों कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, कहाँ कोइंसाइड करेंगे, इसको यहाँ से लाओ, इसको यहाँ से लाओ, तो यही होगा ना कोइंसाइड। इसी को बोलेंगे की एलिमेंट, क्या बोलेंगे, ठीक है। तुम लोग क्यों इतना घबरा रहे हो, कुछ नहीं है, अभी देखना बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे तो अपने आप सब आसान लगेगा। हाँ क्या हुआ, अरे ये क्वेश्चन तो समझा लेने दो, तुम लोग बेवकूफ हो। की एलिमेंट देखो, कुछ नहीं है अभी एक्स समझना, वीडियो भी ले लेना, ठीक है, मैम से जब वीडियो ये, क्योंकि देखना जरूरी है। अब ये जो कहेंगे कहाँ, इधर से जो मिनिमम रेशियो होगा और इधर से इनकमिंग वेक्टर, ठीक है, इनकमिंग वेक्टर और मिनिमम रेशियो जहाँ कोइंसाइड करेंगे, कौन से एलिमेंट पे करेंगे, 1 पे, तो उसी एलिमेंट को बोलते हैं की एलिमेंट, क्या बोलते हैं। अब की एलिमेंट किस वेक्टर के रो में है, x4 में, तो इस केस में x4 वाला ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे यहीं लिख दे रहा है, रुक जाओ। इनकमिंग को ऐसे लिखते हैं ऊपर की ओर, मतलब ये इनकमिंग ये अंदर जाएगा और ये आउटगोइंग बाहर होगा, ठीक है, ये आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर लिख लो, समझ लो। अभी तुम लोग को लग रहा है ऐसे नंबर थोड़ी मिलेगा, अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग कितना आसान है, बस हमको ये देखना है कि मोस्ट नेगेटिव डेल्टा हो, वो वाला कॉलम क्या होगा, इनकमिंग वेक्टर, और मिनिमम रेशियो जो मिनिमम हो वो वाला जो रो होगा उसके सामने देखेंगे दोनों कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा, की एलिमेंट, ठीक है। इसके सामने ऐसे लिख देते हैं ताकि पता है, ठीक है। अब देखो आउटगोइंग, देखो ये इधर से 1 की एलिमेंट के सामने वाला कौन सा रहा वेरिएबल 4, तो इसीलिए x4 का जो होगा, अगर यहाँ ये आता तो कौन सा होता, ये आउटगोइंग होता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, लिखो यहाँ तक, फिर से बना लो जो भी है, नहीं दोबारा उसी में भाई, समझने के लिए। ये तो अभी देखो कह रहे हैं एक समझा देंगे ना तो अपने आप तुम लोग कर ले जाओगे, बहुत आसान है। यहाँ तक लिखो, हाँ डायग्राम कुछ लिखना होगा ना, एक डायग्राम लिख दोगे ना अपने आप पूरा 10 में 10 पा जाओगे, और डायग्राम खुद से इतना इजी है बना ले जाओगे। बस एक एक चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्स बी एक्स जे क्या, वो कब होगा, जब 1-2 क्वेश्चन करा देंगे तब। घबराओ मत, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, बस अब हम लोग इटरेशन करने जा रहे हैं। अब हम लोग 10% कर लिए क्वेश्चन का काम। नहीं जी 10% नहीं, और हो गया। देखो ये इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। चलो अब हम लोग का जो काम बताए थे ना कि जो अपना सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन डेल्टा यहाँ नेगेटिव आ गया, इसीलिए जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वो कैसा होगा कि ऑप्टिमल नहीं होगा। तो उसमें कुछ कमियां दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें में से एक कॉलम वेक्टर हटाएंगे, और कौन सा हटाएंगे, आउटगोइंग वेक्टर, और एक वेक्टर उसमें अंदर डालेंगे, कौन सा, इनकमिंग। तो कैसे कौन सा निकालेंगे ये बता रहे हैं। सबसे पहले जो भी इनकमिंग वेक्टर है ना उसको आउटगोइंग वेक्टर बनाना है, समझ में आया। ये जो है 1 1 -3 उसको किस में रिड्यूस करना है, 0 1 0 मैट्रिक्स ऑपरेशन से। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 1 घंटे में वीडियो बंद करके फिर बनाइए। ठीक। सबसे पहले देखिए हम इसका मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये वाला छोड़ दो, ये वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला XB से। तो मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, समझना, 4
2 4 2 क्या सी बी 0 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, जो मतलब है एक्स बी से, ठीक है। 4 2 और ये क्या होगा 1 1 और ये क्या होगा 1 -1, ये लिख लिए आप लोग। इनकमिंग 1 0 0 1, कौन सा 4 2? नहीं नहीं, बस ये लेना हमको, ये और ये, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि देखो कौन सा इनकमिंग है, ये इनकमिंग है। 1 1 को किस में कन्वर्ट करना है, बस इसको हम लोग को 0 बनाना है ना, काम बन जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पहला रो होगा, ये दूसरा रो होगा, ठीक है। पहला रो होगा, ये दूसरा रो होगा। तो देखना ध्यान से, क्या कर रहा है, यहाँ से R2 ऐसे R1 को रिप्लेस कर रहा है R1 माइनस R2, तो क्या मिलेगा जी, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब समझ रहे हो कि R1 जो कॉलम है R1 माइनस R2, तो 4 माइनस 2 क्या होगा 2 0 और यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा। अरे 1 और माइनस माइनस प्लस 1, R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस R2, तो 4 माइनस 2 क्या होगा 2 ही तो होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा 0, क्योंकि इसी को 0 बनाना था ना, ये वाले को ऐसे देख लेना, यही 0 बनाना था तो 0 बन गया। और 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 और क्या होगा जी 0 माइनस माइनस 1, क्योंकि 0 माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये वाला, एक सेकंड, हाँ ये अभी एक तो बचा, ये 1 होगा और ये -1 होगा, वही, ठीक है। बाकी इसको कोई छेड़ेंगे नहीं, हम इसको ऐसे रहने देंगे। देखो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे, इसको ऐसे ध्यान में कि हमको यही चेंज करना है और इसमें बदल। देखो ये 1 1 किस में चेंज हो गया 0 1 में चेंज हो गया कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, बस यही करना था। अब हम लोग नया टेबल बनाएंगे या इसी में आगे टेबल बढ़ाएंगे। तो देखो अब क्या करना है कि सबसे पहले x4 देखना, यहाँ से x1 एंट्री करेगा और कौन सा x4, अरे भाई x1 इनकमिंग वेक्टर है और आपका आउटगोइंग कौन है x4, मतलब x4 यहाँ से गायब होगा, इसके जगह कौन सा आएगा, समझ में आया, क्योंकि इनकमिंग वेक्टर कौन सा है x1 और x4, तो x4 गायब करेंगे और ये दूसरा टेबल बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा टेबल तुम लोग को बनाना है इसी में, तो ये x1 हो जाएगा। अब x1 का कोफिशिएंट क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देखो 1 है 3 है, ठीक है। अब बाकी ये जो मैट्रिक्स रिड्यूस हुआ है यहाँ हम लिखेंगे 4 2 के जगह क्या लिखेंगे 2 2 और ये क्या होगा 0 1 और ये क्या होगा 1 0 -1, तो अब अलग मीन रेशियो निकलेगा ना, ठीक है। अब ये भी हट जाएगा, ये कोई नया टेबल है, अब ये टेबल चेंज हो गया। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि जो x1 वेक्टर था x1 को हटाए हैं, मतलब x1 को इनकमिंग किए हैं, x4 को गायब किए हैं, तो x4 की जगह क्या आ जाएगा x1, ठीक है। चलो अब देखो इस केस में CB क्या होगा Z क्या होगा, अब देखो Z क्या होगा 0 × 2 प्लस 3 × तो ये क्या हो जाएगा 6, CB × XB ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग फिर डेल्टा, क्योंकि इनकमिंग वेक्टर कौन सा है देखो, लिखे नहीं हो क्या अभी, इनकमिंग वेक्टर क्या है x1 वाला सामने ना, और आउटगोइंग
तो x4 को निकालना है और मतलब x4 को हटाना है, उसकी जगह क्या लाना है x1, तो इसीलिए x4 को हटाए हैं, उसकी जगह क्या लिखे हैं x1। ठीक है, पहले लिख लो तब फिर नहीं भूल जाओगे तुम लोग। पहले दूसरा टेबल बनाओ, ये दूसरा टेबल है। कुछ नहीं समझ नहीं रहे हो क्या तुम लोग? हाँ फिर दोबारा थ्योरी क्या लिखना है, थ्योरी, हाँ रुक, थ्योरी लिखना है तुम लोग को, लिखो। लिख देना नाउ वी कंस्ट्रक्ट सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। नाउ वी कंस्ट्रक्ट सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। क्यों सेकंड सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि डेल्टा निगेटिव आ जा रहा था, डेल्टा जे निगेटिव आ जा रहा था, इसीलिए। अब लेकिन ये β1 देखो यहाँ आ गया, अब β2 कहाँ आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि वहां से यहाँ किए हैं, शिफ्ट किए हैं। चलो ये वाला समझ, ये वाला मैट्रिक्स बना लेना कि ऐसे समझने के लिए। हमेशा कौन कौन सा मैट्रिक्स लेंगे? इधर देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे। ठीक है, अब उसमें हम लोग जो आउटगोइंग वेक्टर है उसको हम लोग इनकमिंग वेक्टर की जगह शिफ्ट करेंगे, मतलब इनकमिंग वेक्टर को आउटगोइंग वेक्टर बना देंगे। जोड़ना घटाना है इसमें, अब इससे आसान क्या होगा? ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या निकालेंगे? डेल्टा जे। डेल्टा जे अब देखेंगे कि कौन निगेटिव आया, तो फिर वही ऐसे सेम इटरेशन करेंगे, जब तक करेंगे कि जब तक सारे डेल्टा जे पॉजिटिव ना आ जाए। ठीक है, नहीं एक बार दो बार में खत्म हो जाएगा बस। हाँ अब डेल्टा जे नहीं निकालो, पहले डेल्टा जे निकालना पड़ेगा ना। ये साइड पे देखो, ये रफ वर्क है, तुम लोग एग्जाम में अभी जैसे पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैट्रिक्स देखे तुम लोग ऐसे पहले डेल्टा जे तो डिसाइड करें। डेल्टा जे क्या देगा? इनकमिंग, फिर आउटगोइंग के लिए इनकमिंग। हाँ सबसे पहले डेल्टा जे मिटाए तो निकालो डेल्टा जे। कैसे निकालते हैं देखो, अब इसके लिए क्या होगा? 0 इंटू 0 प्लस 0 आएगा भाई। देखो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 3 ऊपर से घटाते ना, CB इंटू XJ माइनस CJ। याद करो, ये मिटा दे नीचे वाला। हाँ 0 होगा। ये क्या होगा? 0 देखो 0 इंटू 0 प्लस 3 और ये क्या होगा? 0 इंटू, अरे भाई 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 और माइनस 3 तो क्या हो जाएगा? 0। ये डेल्टा। दूसरा वाला क्या आएगा? बताओ दूसरा वाला तुम लोग। सबका आया -5। कैसे 0 आएगा? अभी इधर देखो, 2 इंटू 0 -1 -2 -5। और अब ऐसे भी देखो, कह रहे थे ना जो β1 β2 उसका डेल्टा जे हमेशा 0 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ देखो, हाँ 3, फिर एक आ गया ना निगेटिव मोस्ट डेल्टा।
और क्या मोस्ट निगेटिव डेल्टा कौन सा आया, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर। अब मिनिमम चेक करो इनकमिंग वेक्टर। अब देखो x2, अब यहाँ अब x2 xb अपान x2 दैट मीन्स क्या 2 अपान, हाँ बोलो, क्योंकि इनकमिंग वेक्टर लेते हैं ना जो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर यहाँ लेंगे। अब यहाँ xb क्या है देखो 2 अपान 2, अब ये 2 अपान -1 लेंगे ये नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं होता, जीरो, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ही चॉइसेस होगी तो यही है, इसका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काट देना कि इसको नहीं लेंगे, ये वैलिड नहीं है। तो अब ये वाला देगा ऐसे इधर जाएगा, तो देखो कहाँ कौन साइड करेगा, 2 क्या हो जाएगा की एलिमेंट, ठीक है। अब देखो 2 कौन सा वेरिएबल का x3, तो x3 यहाँ चेक करो कौन सा, तो ये कौन सा हो जाएगा आउटगोइंग। समझ में आया, ये अब समझ में आ रहा तुम लोग को लग रहा है, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा इनकमिंग वेक्टर। हाँ बस लास्ट टेबल। अब फिर जानते हो थोड़ा सा अभी पहला क्वेश्चन है ना, फिर दूसरे क्वेश्चन में हम लोग एक ही टेबल में काम कर लेंगे, मतलब एक छोटा सा टेबल बनेगा उसी में क्वेश्चन सॉल्व, और कितना आसान है, 10 नंबर मिल जाएगा। प्रोसेस थोड़ा आसान नहीं है। क्या हुआ, हाँ तो ध्यान से करना है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, इधर देखो ये इनकमिंग वेक्टर है, ये आउटगोइंग वेक्टर है। अब ये देखो इनकमिंग वाले को आउटगोइंग बनाना है, दैट मीन्स यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, यही तो करना है। जो आउटगोइंग वेक्टर है, जो इनकमिंग है उसको जगह पे आउटगोइंग बनाना है। तो फिर मैट्रिक्स लेंगे कौन कौन सा, देखो 2 ये वाला छोड़ेंगे, 2 ठीक है। किसको देखो ये वाला हमको पहले क्या बनाना है 1 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इनकमिंग वेक्टर को। इनकमिंग वेक्टर जो होता है उसको आउटगोइंग वेक्टर बनाना पड़ता है। आउटगोइंग वेक्टर क्या है 1 0, तो इसको 2 को पहले क्या बनाना पड़ेगा 1, ठीक है। और ये -1 को क्या बनाना पड़ेगा 0, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं सब में। तो ऐसे लिखते हैं R1, ये R1 हुआ, R2, तो R1 को रिप्लेस कर दे रहा है 1/2 R1, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा क्या होगा 1 0 1 1/2 -1/2, यही मिलेगा ना, 3 2 5 3 2 5 सही है। और ये क्या होगा सेम ऐसे रहने दो, ठीक है। पहले अरे भाई देखो इनकमिंग वेक्टर क्या है 2 -1 2 -1, इसको आउटगोइंग बनाना है। आउटगोइंग क्या है 1 0, तो 2 को पहले हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 1 में, अब ये हो गया 1 में, अब इसको 0 बनाना है नीचे वाले को। तो क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, ऐसे होता है। क्या करते हैं R2 को रिप्लेस कर देंगे R1 + R2, ठीक है। तो क्या होगा देखना, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा 1 0 1 1/2 -1/2, ये क्या होगा 3 1 0 1/2 1/2। देखो ये वाला 0 1 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, 1 0 में कौन सा था, ये थर्ड वाला था, थर्ड वाला, ठीक है। तो अब तीसरा टेबल के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। तीसरा टेबल में आप देखो इनकमिंग कौन सा होगा x2 और आउटगोइंग कौन सा होगा x3, तो x3 के जगह क्या लेंगे हम x2 ही लेंगे ना। देखो x2 को शिफ्ट कर रहे हैं और x3 बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ x3 को निकाल देंगे, उसके जगह क्या होंगे x2। अब देखो अब x2 अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोएफिशिएंट देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, यहाँ क्या आया जी 1 आ गया, और यहाँ क्या आया, ये क्या हुआ 0 1, और ये क्या हो गया
1 0 1/2 और ये क्या हो गया, ठीक है। ये तीसरा कॉलम है, मतलब अभी पहले लिखना मत, अभी बता रहे हैं, अब अलग हो जाएगा ना ये। अब फिर से अब देखेंगे डेल्टा जे, ये तीसरा कॉलम में लिखना सिंस, नहीं अभी पहले लिखो ना वो मैट, सिंस डेल्टा 2 इक्वल टू -5, सिंस डेल्टा 2 इक्वल टू -5, ठीक है, -5 दैट मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0, therefore above basic feasible solution, therefore above basic feasible solution, therefore above basic feasible solution is not optimal, ठीक है, ऑप्टिमल है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने सॉल्यूशन को, फिर हम लोग डेल्टा जे निकालेंगे, मीन रेशियो निकालेंगे, वहां से देखेंगे कौन इनकमिंग है कौन आउटगोइंग है, ठीक है। अब ये टेबल बना लो, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अनदर टेबल या थर्ड टेबल। अब देखो ये बीटा 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ ये पहले टेबल बना लो, ये समझने के लिए है कि कैसे ये शिफ्ट हो रहा है। कॉपी में ये मैट्रिक्स मत बनाना सॉल्वर, रफिंग के लिए है ये आप लोग के, ठीक है। फाइनल आंसर में जब लिखना वहाँ रफिंग के लिए बताया गया है। आप लोग का जो आंसर मतलब जो फाइनल जो एग्जाम में लिखो वो खाली टेबल रहेगा। कौन सा मैट्रिक्स वाला, तो बड़ा हो जाएगा, खाली तुम अगर वो टेबल बना दिए सही पूरा पूरा 10 नंबर, 1 नंबर नहीं कटेगा, एक अक्षर भी नहीं लिखे। रफिंग करने के लिए तो वो रफ करोगे नहीं, वही तो कह रहे हैं, ये रफिंग है ये सब, ये दिख के नहीं दिखाना है तुम लोग को, बस मेन ये है। अब यही 3 टेबल को जोड़ देंगे एक साथ में। अब ऐसे पहले बताया कितने इटरेशन हुए, 2 हुए ना। अरे भाई पहला इटरेशन ये दूसरा इटरेशन होने जा रहा है, तो जितने स्लैग वेरिएबल यूज होते हैं उतने ही इटरेशन करने पड़ते हैं। 2 स्लैग वेरिएबल यूज किए थे x3 x4, तो उसी को हटाना था ना, तो देखो x3 भी हट गया, x4 अब क्या आ गया x1 x2, तो उसी दोनों हटाने के लिए 2 इटरेशन किए थे। अब डेल्टा जे फाइंड करो, 1 सेकंड, ये क्या होगा, अब देखो इसके लिए, अब देखो ये कैसे होगा, 2 × 1 2 2 × 1 2 + 3 3, ये क्या हो जाएगा 11 नहीं हो जाएगा। अरे भाई जेड क्या होता है, 2 × 1 + 3 × 3 9 11 हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा जे निकालो, चलो इसमें मत लिखना इनकमिंग वेक्टर, ये अलग है, वो दूसरे में। अब एक क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व करवाएंगे। डेल्टा जे निकालो, कैसे निकाले, 1 × 0 × 2 3, हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। इधर देखो प्रज्ञा, एक बार समझ लो, निकाल लोगे ना, हाँ तुम निकालो समझ लो। नहीं 5/2 आएगा।
ये 1/2। अब डेल्टा एक भी निगेटिव है, अब इटरेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब हम लोग को इसी पे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये नहीं निकालेंगे, क्या जरूरत है, वो तो हम लोग मिनिमम नहीं। हाँ, अब ये इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं। बनाएंगे कौन सा? मतलब वहाँ लिखेंगे लिख लो, कोई इसको भरने नहीं। जब हम लोग का अगर यहाँ फिर नेगेटिव आता तब फिर मीन रेशियो निकाला जाता, ठीक है। क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन। पहले इतना लिख लो, टेबल समझ में आ गया। प्रज्ञा निकला तुमको कैसे पता? हाँ, लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों? सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर इक्वल टू 0 therefore above basic feasible solution is optimal, ठीक है। therefore the basic feasible solution is optimal, hence solution of given LPP is solution of given LPP is x1 का वैल्यू क्या होगा? 3। अब क्या करने के लिए, जब डेल्टा देखो निगेटिव आता तब हम लोग, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। यही तो z की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। x3 x4 तो स्लैक वेरिएबल थे। यही आपके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। और वैसे भी देखो x1 की ये बेसिक, इस केस में अब बेसिक वेरिएबल ही हो जाएंगे, तो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और ये बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 1। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है देखो, जब x2 बराबर 1 रखोगे और x1 बराबर 3 तो 11 ही आएगा। रखो क्वेश्चन में 3 3 जा 9 + 2 11, तो उस केस में जो सोल्यूशन मिल गया वो क्या हो गया, x1 = 3, x2 = 1 और मैक्सिमम z की वैल्यू क्या हो गया 11। कोई दिक्कत? आसान था। अब एक बार फिर से पढ़ो तुम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या किया, समझ लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर तुम ही लोग क्वेश्चन करना है अब। हाँ, हो गया क्या 1 घंटा? अरे चलो अभी देख लो, वीडियो ऑफ कर रहा है। पहले तुम लोग देख लो कोई डाउट है कुछ, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन तुम ही लोग से कराने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन 1 घंटा से कम नहीं लगेगा। और ये तो जानो कि तुम लोग समझदार हो, 1 घंटा में समझ लिए, नहीं तो और टाइम लगता। और एक एक चीज़ बताए नहीं होते, अभी 10 मिनट में लग जाता, लेकिन एक एक चीज़ पहला क्वेश्चन था, इसीलिए एक एक चीज़ बताना पड़ा कि कैसे क्या प्रोसेस करना है। आप समझ में आ गया ना। जब भी डेल्टा जे निकालेंगे वही मेन है हम लोग का डेल्टा जे निगेटिव आएगा तो हम फिर से इटरेशन करेंगे, मीन रेशियो ढूंढेंगे, की एलिमेंट्स ढूंढेंगे, इनकमिंग वेक्टर ढूंढेंगे, आउटगोइंग जो होता है, मतलब इनकमिंग जो वेक्टर होता है उसे आउटगोइंग वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो जो इनकमिंग के जगह, जो आउटगोइंग के जगह इनकमिंग वाला वेरिएबल लिख देंगे। फिर जब तक डेल्टा जे पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक ये काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ो, जो सोल्यूशन लिखो, देखो कहीं कोई दिक्कत है तभी ना तुम लोग करोगे। अच्छा चलो, अब तो IAS का क्वेश्चन दे पूछा गया है, देखो कितनी बार 2010 2011 IAS में पूछा गया है। दे रहे हैं क्वेश्चन, दें अब। कितना खुश हो रहे हो तुम लोग, तो लगेगा नहीं, पहले ही बता रहे थे आप लोग को। नहीं, तुम लोग को लगाने में 15 मिनट लगेगा, बेवकूफ़ हो।
बेवकूफ़ नहीं हो। चलो भाई देखो एक क्वेश्चन लगाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर ये सिंप्लेक्स मेथड है और क्या, यही सिंप्लेक्स मेथड है। तो हार्डेस्ट मेथड क्या है? क्या वीडियो बंद कर दो भाई अब।